वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं शिवम शुक्ला, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल में। आपको बता दूं कि होम साइंस बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर का यह मॉडल पेपर है और ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर होगा। विस्तार से हम चर्चा करेंगे। 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे, जो कि बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, आपको बता दूं, आपको गृह विज्ञान जब आप लेते हो या लेती हैं तो आपको खास करके चतुर्थ सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में आपको बीए में पढ़ना पड़ेगा हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी कि आवास एवं प्रसार शिक्षा। ठीक है, या आवास एवं सतत शिक्षा, जो भी आप बोले हिंदी में। ठीक है, एक्सटेंशन का मतलब होता है प्रसार, एक्सटेंशन का मतलब होता है सतत या सस्टेनेबल, जिसको आप बोलते हैं। सस्टेनेबल का मतलब सतत होता है, लेकिन अगर एक्सटेंशन का मतलब भी देखें तो उसका मतलब सतत या फिर लगातार या फिर प्रसार उसका करना शिक्षा का, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करने का प्रयास। तो आज का जो वीडियो होगा वो मुख्य रूप से किस पर आधारित है, वो आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग हाउसिंग के बारे में चर्चा करेंगे। हाउसिंग से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण 100 एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जो कि लिखित वाली के लिए भी महत्वपूर्ण है और जिनकी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होंगी उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत अधिक जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। चलिए हम चर्चा करते हैं जो है एक एक प्रश्न के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे और जानकारी से भरपूर होंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऐसे ही प्रश्न आपके आएंगे। भाई प्रश्न क्या है? आवास होना चाहिए। आवास कैसा होना चाहिए? सिनेमा हॉल के पास होना चाहिए, या शांत क्षेत्र में होना चाहिए, या चौक बाजार में होना चाहिए, या किसी स्कूल के पास होना चाहिए? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आवास कहाँ पर होना चाहिए? बढ़िया प्रश्न है। तो आवास कहाँ पर होना चाहिए भाई? आवास की अगर बात की जाए तो आवास आपका होना चाहिए कहाँ पर? आवास आपका होना चाहिए कहाँ पर भाई? बिल्कुल शांत क्षेत्र में आपका आवास होगा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, आवास जो होता है खास करके कई सारी चीज़ें आवास को ध्यान में रख करके की जाती है। आवास और घर दोनों में अंतर होता है। आवास जो होता है वो एक विस्तृत क्षेत्र होता है, जिसमें खास करके आवास की परेशानियों पर प्रभाव डालने वाले घटक भी शामिल होते हैं। आपको बता दूं, जो घर होता है, घर को अंग्रेजी में होम कहते हैं, आवास को हाउस कहते हैं। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। घर जो होता है एक सीमित क्षेत्र होता है, जिसमें परिवार के सदस्य जो होते हैं परस्पर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं, तो वो परिवार होता है। इसके अलावा घर जो होता है सामान्य रूप से शादी के बाद ही बदल लिया जाता है, जबकि आवास जो होता है परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार ही बदला जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा घर एक मानसिक तथा भावात्मक आवश्यकता होती है, जबकि आवास जो है एक भौतिक आवश्यकता होती है। तो कुल मिलाकर के समुदाय खास करके मकान को घर के रूप में प्रयोग करने के लिए सुविधाएं देता है, जबकि आवास समुदाय से संबंधित है, जो कि परिवार को प्राप्त करने का मौका देता है। ठीक है, आवास ईंट पत्थर व सीमेंट से बनता है। घर जो होता है उसके एक प्रकार से खास करके आपसी संबंध, प्रेम और एक दूसरे के प्रति भावना जो होती है, अच्छी भावना, उससे घर का निर्माण होता है। घर में एक प्रकार से भावात्मक रिश्ते होते हैं। आवास में भावात्मक रिश्ता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो कई सारी चीज़ें होती। ठीक है, और ख़ास करके जब हम घर कोई बनाते हैं या खरीदते हैं, या घर क्यों बनाते हैं, गृह का निर्माण क्यों करते हैं हम, तो इसलिए करते हैं चूँकि निवास के लिए स्थान देता है घर। इसके अलावा आकस्मिक दुर्घटनाएं होती हैं तो उससे हमको बचाता भी है। इसके अलावा मानसिक संतोष भी देता है, पारिवारिक गोपनीयता भी प्रदान करता है, जो एक प्रकार से क्या बोलते हैं उसको, जो एक प्रकार से प्राइवेसी जिसको बोलते हैं, तो प्राइवेसी भी आपको घर देता है। इसके अलावा मौसम और प्राकृतिक जो प्रदूषण है उनसे भी घर आपको बचाता है। इसके अलावा बच्चों को खेलने व व्यायाम के लिए भी स्थान प्रदान करता है। कई प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आवास कई प्रकार का होता है। वैसे तो आवास दो प्रकार के होते हैं, एक निजी निर्मित आवास होता है, एक किराए पर उपलब्ध आवास होता है। तो जो भी हम चर्चा करेंगे इन चीज़ों के बारे में। हालांकि यहाँ पर प्रश्न आप देखेंगे कि प्रश्न क्या क्या बन सकता है। अगला प्रश्न आपका है कि मकान बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है इनमें से कंकरीली भूमि, रेतीली भूमि, या पथरीली भूमि, या दलदली भूमि, इनमें से कौन सी भूमि मकान बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इनमें से जो दलदली भूमि होती है वो उपयोगी नहीं। रेतीली भूमि होगी तो भी आप मकान बना करके अच्छे से रह सकते हैं, कंकरीली भूमि होगी तो भी हो जाएगा, पथरीली भी होगी तो भी हो जाएगा। लेकिन अगर दलदली भूमि में आप ऐसा करेंगे, मकान बनाएंगे, तो हो सकता है आने वाले समय में आपका मकान धंस भी सकता है, या मकान एक प्रकार से गिर भी सकता है। तो दलदली भूमि में नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। ऐसे ही प्रश्न आपके आएंगे ऑब्जेक्टिव में। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न क्या है? निजी मकान की हानि नहीं है, बताएं।
निजी मकान की हानि इनमें से कौन सी नहीं है? अधिक प्रारंभिक व्यय या रख रखाव में अति व्यय होता है, आर्थिक सुरक्षा या आय में कमी होने पर असुविधा होती है। ये निजी मकान की इनमें से कौन कौन सी हानियां हैं और कौन कौन सी नहीं है? तो 3 हानि इनमें से है और 1 हानि नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बिल्कुल आर्थिक सुरक्षा, ये हानि नहीं है। ठीक है, आर्थिक सुरक्षा कोई हानि नहीं होती है मकान की, तो ये एक प्रकार से लाभ होता है आर्थिक सुरक्षा, लेकिन अधिक प्रारंभिक व्यय होता है मकान में, निजी मकानों में, रख रखाव में बहुत ज़्यादा व्यय खर्च होता है और आय में कमी होने पर असुविधा भी एक प्रकार से महसूस होती है। तो ये तीनों कमियां हैं, जबकि आर्थिक सुरक्षा यह एक निजी मकान का लाभ होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निजी निर्मित आवास से लाभ नहीं है इनमें से कौन सा लाभ नहीं, यानी कि इनमें से 3 जो हैं लाभ हैं, 1 इनमें से लाभ नहीं है। तो देखिए इनमें से लाभ कौन सा नहीं है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल आर्थिक सुरक्षा एक लाभ है, मैंने आपको बताया था। इसके अलावा अधिकतम सुविधाएं भी मिलेंगी आपको अगर आपका निजी आवास होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है अगर आपका निजी आवास होता है कहीं पर। धन की बर्बादी नहीं बोल सकते इसको, तो धन की बर्बादी ये कोई लाभ नहीं है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी लगा दीजिएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, बने हुए मकान संस्था द्वारा नहीं बेचे जाते हैं, आवास विकास या विकास प्राधिकरण या सरला बाग या फिर एलडीको, बताएं कहाँ पर बने हुए मकान संस्था के द्वारा नहीं बेचे जाते हैं? भाई कहाँ के मकान? तो सरला बाग के मकान जो है संस्था के द्वारा नहीं बेचे जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आज आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा आवास निर्माण के लिए जो चीज़ें होती है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा एक दिन आपको विस्तार से। मैं चैप्टर नंबर 1 की वीडियो बोर्ड पर जल्द ही पढ़ाऊंगा, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं पूरा विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। देखें प्रश्न आपका आ चुका है कि मकान होना चाहिए औद्योगिक क्षेत्र में या औद्योगिक क्षेत्र से दूर या मुख्य सड़क पर होना चाहिए या नाला गड्ढे या अनुपयोगी तालाब के पास होनी चाहिए, बताएं। तो मकान कहाँ पर होना चाहिए भाई? मकान अपना होना चाहिए औद्योगिक क्षेत्र से दूर, जो एक प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र होते वहाँ से अगर दूर होगा तो आपको प्रदूषण से रक्षा होगी, तो इसलिए औद्योगिक क्षेत्रों से दूर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भवन का अच्छा आमुख होता है, आमुख माने होता है मसौदा या एक प्रकार से नक्शा, पूरब या एक प्रकार से उसका जो मुखड़ा होता है खास करके उसी को आमुख बोलते हैं। ठीक है, तो पूरब की ओर या पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर, फटाफट से आप बताएंगे। भवन का अच्छा आमुख कैसी होती, मतलब किस दिशा में होता है? तो भवन का अच्छा आमुख जो होता है पूरब दिशा की ओर होता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपका, आवास के लिए मतलब आवास के निकट होने चाहिए विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र या डाकघर? तो बिल्कुल आपका ये सभी होगा, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। विद्यालय भी होना चाहिए, इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्र भी होने चाहिए, डाकघर भी होने चाहिए। ठीक है, तो इन सभी का होना परम आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। आवास के निकट ये सारी सुविधाएं अगर होंगी तो अच्छे तरीके से एक प्रकार से व्यक्ति रह पाएगा। विद्यालय होगा तो अपने बच्चों को पढ़ाएगा, स्वास्थ्य केंद्र होगा तो अगर तबीयत खराब हुई तो दवा भी मिल जाएगी, डाकघर होगा तो चिट्ठी उट्ठी भेजने के लिए भी आसानी होगी। पहले की बात थी चिट्ठी वगैरह की, लेकिन अब कहाँ है, लेकिन डाकघर का होना भी अगर हो जाए तो कोई ठीक ही बात है। अगला प्रश्न आपका है, आवास को लेते समय देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए? स्वामित्व का कोई विवाद नहीं, नगर पालिका का अनुमोदन और नक्शा का पास होना। बिल्कुल ये सारी चीज़ों को देखना चाहिए। जब भी आप कोई आवास ले रहे हैं तो आवास लेने से पहले हमको किन बातों का ध्यान रखना है भाई? हमको इन चीज़ों को देख लेना है। ठीक है, ये कोई स्वामित्व का मतलब कि कोई विवाद तो नहीं है, मतलब जिसका ज़मीन है उस ज़मीन में कोई विवाद तो नहीं है, नगर पालिका का अनुमोदन हुआ कि नहीं हुआ है, नक्शा पास है कि नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को जब आप देख लेंगे तो अच्छे तरीके से आप मतलब अपने आवास पर रह पाएंगे और अच्छे तरीके से आप मतलब सही तरीके से आपका एक प्रकार से लेन देन हो जाएगा और अच्छे तरीके से आप जीवन यापन करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, फटाफट से देखेंगे। चले, प्रश्न आपका आ चुका है कि निम्नलिखित में से आवास योजना का सिद्धांत है, फटाफट से आप बताएंगे आवास योजना का सिद्धांत इनमें से कौन सा है? बताइएगा सभी लोग, फटाफट से आप बताएंगे आवास योजना का सिद्धांत है इनमें से कौन सा सिद्धांत है भाई? आवास योजना का सिद्धांत, प्लीज वेट अ मोमेंट। हाँ बताएं,
निम्नलिखित में से आवास योजना का सिद्धांत है? एकांतता, स्वच्छता, मितव्ययिता या फिर ये सभी। तो प्राकृतिक वस्तु एक प्रकार से क्या है भी, निम्नलिखित में से आवास योजना का सिद्धांत क्या है? आवास योजना का सिद्धांत फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आवास योजना का सिद्धांत क्या है इनमें से भाई? आवास योजना का सिद्धांत बताएं। एकांतता बिल्कुल ठीक है, स्वच्छता ये भी ठीक है, इसके अलावा मितव्ययिता बिल्कुल ठीक है। तो आवास योजना जब भी आप बनाएं, सबसे पहली बात ऐसी बनाएं कि एकांतता हो, उस वहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा ना हो, स्वच्छता भी हो, इसके अलावा मितव्ययिता, कम खर्चीली जगह हो और कम खर्चा हो। तो आवास योजना बनाते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इन सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आमुख अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का अर्थ है? ओरिएंटेशन या फिर एक प्रकार से ओरिएंटेशन या फिर ओरिएंटेशन या फिर ओरिएंटेशन। फटाफट से आप बताने का प्रयास। चारों अलग अलग लिखा हुआ है, हालांकि प्रोनाउंसिएशन मैंने उतना सही नहीं कर पाया, मतलब किया है, लेकिन सबके मीनिंग, मतलब सबके जो यहाँ पर लिखा हुआ है सबकी वर्तनी अलग अलग है। अब प्रश्न आपसे कि आमुख जो होता है वो अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना हुआ है? तो आमुख जो शब्द बना हुआ है वो बना हुआ है ओरिएंटेशन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, आमुख शब्द का क्या अर्थ होता है? आकाश के पूर्वी भाग की स्थिति या आकाश के पश्चिमी भाग की स्थिति या सूर्य के पूर्वी भाग की स्थिति या सूर्य के पश्चिमी भाग की स्थिति। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आमुख का मतलब क्या होता है? आकाश के पूर्वी भाग की स्थिति जो होती है वो आमुख कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ सकता है, मतलब आपके एग्जाम में आ सकता है कि संवहन के प्रकार क्या हैं? मतलब संवहन के प्रकार हैं 2, 3, 4 या 5। तो संवहन के कितने प्रकार हैं भाई? संवहन के कितने प्रकार हैं? बिल्कुल 2 प्रकार हैं संवहन के, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। संवहन के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आमुख में निम्नलिखित में से कौन से 2 तत्व आवश्यक होते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आमुख में कौन से 2 तत्व जो है एक प्रकार से क्या होते हैं? अच्छा, संवहन कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? एक होता है क्षैतिज संवहन और एक होता है आपका लंबवत संवहन। ठीक है, अब प्रश्न क्या पूछा गया आपसे? अगला प्रश्न है कि आमुख में निम्नलिखित में से कौन से 2 तत्व आवश्यक होते हैं आमुख में? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। 2 तत्व कौन से आवश्यक होते हैं? दिशा और निर्मित क्षेत्र, दिशा तथा खाली क्षेत्र, दिशा तथा बाह्य रूप या दिशा तथा आंतरिक रूप। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बिल्कुल दिशा तथा बाह्य रूप। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सारे प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूँ जिन प्रश्नों के बारे में, ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया प्रश्न है, देखें। प्रश्न है कि प्राकृतिक वस्तुओं की डिजाइन कहलाती है। फटाफट से आप बताएंगे। प्राकृतिक वस्तुओं की डिजाइन कहलाती है, क्या कहलाती भाई? प्राकृतिक वस्तुओं की डिजाइन क्या कहलाती है? प्राकृतिक डिजाइन कहलाती है, शैली युक्त डिजाइन कहलाती है, या ज्यामितीय डिजाइन कहलाती है, या फिर रचनात्मक डिजाइन कहलाती है। तो प्राकृतिक वस्तुओं की डिजाइन जो है वो क्या कहलाती है? वो प्राकृतिक डिजाइन कहलाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रचनात्मक डिजाइन की विशेषता नहीं है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। रचनात्मक डिजाइन की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? 3 विशेषताएं इनमें से हैं, एक विशेषता नहीं है, उसी के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो रचनात्मक डिजाइन और सजावटी डिजाइन, ये 2 प्रकार होते हैं डिजाइन के। ठीक है, तो कभी कभी इनमें अंतर भी पूछता है। तो जो रचनात्मक डिजाइन होती है वो खास करके साधारण होती है रचनात्मक डिजाइन, जबकि जो सजावटी डिजाइन होती है ये अलंकारिक होती है, बहुत ज़्यादा एक प्रकार से मन पसंद करने वाली होती है। इसके अलावा जो रचनात्मक डिजाइन होती है उसमें कम खर्चा लगता है, और जो सजावटी डिजाइन होती है उसमें ज़्यादा खर्चा लगता है। इसके अलावा जो रचनात्मक डिजाइन होती हैं ये मौलिक और वास्तविक होती हैं, और ख़ास करके जो सजावटी डिजाइन होती हैं ये इस डिजाइन में आप देखते हैं कभी कभी आवश्यकता से अधिक सजावट करने से इसकी मौलिकता और वास्तविकता समाप्त हो जाती है सजावटी डिजाइन की। ठीक है, तो ये तमाम प्रकार के अंतर हैं। प्रश्न है कि रचनात्मक डिजाइन की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो 3 विशेषताएं इनमें से हैं। तो 3 विशेषताएं कौन कौन सी? असाधारण होती है रचनात्मक डिजाइन, उद्देश्यपूर्ण होती है, समान अनुपात होता है। तो ये विशेषताएं हैं, जबकि उपयोगिता इसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे।
अगला प्रश्न है रट के अनुसार, रट एक विद्वान है, बताएं रट के अनुसार डिजाइन का सिद्धांत इनमें से नहीं है। रट के अनुसार सिद्धांत कौन सा नहीं है भाई? समरूपता, ये सिद्धांत नहीं है डिजाइन का। बाकी अनुपात, संतुलन और बल, ये तीन क्या है? सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है संतुलन का कौन सा प्रकार नहीं है इनमें से? बताएं संतुलन का कौन सा प्रकार नहीं भाई? औपचारिक संतुलन, अनौपचारिक, विकरणीय या अविकरणीय, इनमें से कौन सा संतुलन का प्रकार नहीं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संतुलन का कौन सा प्रकार इनमें से नहीं है? संतुलन का प्रकार देखिए अविकरणीय जो है ये नहीं है, बाकी अनौपचारिक, औपचारिक और विकरणीय ये संतुलन के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है सभी डिजाइनों में महत्वपूर्ण डिजाइन कौन सी है? सजावटी डिजाइन या ज्यामितीय डिजाइन या रचनात्मक डिजाइन या शैलीयुक्त डिजाइन, बताएं। तो सभी डिजाइनों में महत्वपूर्ण डिजाइन जो है उसका नाम क्या है भाई? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा रचनात्मक डिजाइन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ा जाए, चले अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका क्या है कि रेखाओं का प्रकार नहीं है, बताएं। त्रिभुजाकार ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लंबवत, ऑप्शन सी वक्र और ऑप्शन डी है आपका समतल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। रेखाओं का प्रकार नहीं है, बताइए भाई रेखाओं का प्रकार नहीं है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए त्रिभुजाकार। रेखाओं का त्रिभुजाकार प्रकार नहीं है, लंबवत, समतल और वक्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है आकार के कितने भेद होते हैं, मतलब कितने प्रकार होते हैं? फटाफट से आप बताएंगे आकार के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4 या 5, बताएं। तो आकार के कितने प्रकार होते हैं भाई? आकार का जो प्रकार होता है वो 4 प्रकार के आकार होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के आकार होते हैं भाई? 4 प्रकार के आकार होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है वर्ग, ठीक है, दूसरा होता है आयताकार, तीसरा होता है त्रिभुजाकार और चौथा होता है वृत्ताकार। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो ये आकार के प्रकार होते हैं, टाइप ऑफ शेप। ठीक है, तो इनको 4 भागों में बांटते हैं। तो 4 भाग कौन कौन से? पहला है वर्ग यानी स्क्वायर, दूसरा आयताकार यानी रेक्टेंगुलर और तीसरा है आपका त्रिभुजाकार यानी ट्रेंगुलर और जो चौथा है आपका वृत्ताकार यानी सर्कुलर। तो एक प्रकार से 4 तरीके से क्या होते हैं? आकार होते हैं किसी भी डिजाइन के। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे। समझ में आई बातें? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर, मतलब अगला प्रश्न आपका आ चुका है निम्नलिखित में से नमूने का प्रकार नहीं। नमूना आप समझते हैं, जिसको आप नमूने को अंग्रेजी में पैटर्न बोला जाता है, और प्रकाश तथा स्थान की भांति जो नमूना होता है वह भी कमरे की सजावट के लिए एक आवश्यक तत्व के रूप में हम जानते हैं। आपको बता दूं नमूना जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है प्राकृतिक वस्तुओं जैसे कि फूल, पत्ती, पौधे, इन सभी से संबंधित नमूना है। दूसरा होता है रूढ़िवादी नमूना, ठीक है, जिसमें किसी पहलू या भावात्मक दृश्य को प्रस्तुत किया जाता हो, और जैसे कृष्णलीला हो गया। और ज्यामितीय नमूना की बात की जाए तो वो तीसरा होता है ज्यामितीय नमूना। ज्यामितीय नमूना की अगर बात की जाए तो कोई ऐसा डिजाइन जो कमरे की साज सज्जा की आकर्षण क्षमता है उसको और बढ़ा दे, तो होता है आपका ज्यामितीय नमूना। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? नमूने का प्रकार नहीं है। तो मैंने आपको बताया पहली तो ज्यामितीय तो होता है, बिल्कुल ठीक है। प्राकृतिक नमूना क्या होता है बताए? प्राकृतिक वस्तुओं का, बिल्कुल होता है ये भी। और इसके अलावा अगला क्या बताया था मैंने? प्राकृतिक वस्तुओं का, इसके अलावा रूढ़िवादी नमूना भी होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बताएं, सभी लोग बताने का प्रयास करें। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बिल्कुल मिश्रित शैली वाला रूढ़िवादी ही है। ऑप्शन नंबर इसका सी लगा दीजिएगा। रिक्त स्थान युक्त ये नहीं होता है नमूने का प्रकार। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका, 2 लंबवत व 2 समतल समान माप की रेखाओं के संयोजन से क्या बनता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 लंबवत व 2 समतल समान माप की जो रेखाएं होती हैं, अगर उनके संयोजन से बात की जाए तो क्या बनेगा भाई? तो उनके संयोजन से वृत्त बनेगा, आयताकार बनेगा, मतलब शेप, या त्रिभुजाकार शेप बनेगा, या वर्गाकार बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृत्ताकार शेप बन सकता है। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्थान से क्या तात्पर्य है? स्थान जिसको आप स्पेस बोलते हैं। तो डिजाइन के तत्व के रूप में स्थान का भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको पता होगा कि भाई जो खास करके स्थान होता है वो कहाँ पर खाली रहना चाहिए, स्थान कहाँ पर भरा होना चाहिए। अगर ज़्यादा भर भी जाएगा तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो कुछ स्थान खाली भी होना चाहिए। तो स्थान से क्या तात्पर्य है भाई?
स्थान से क्या तात्पर्य है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो रिक्त स्थान जो होता है, खाली स्थान, उसी को स्थान बोलते हैं। कमरे की सज्जा के लिए खास करके कुछ स्थान खाली भी होना चाहिए, और उससे क्या होता है कि आपका घर अच्छा दिखेगा, कमरा अच्छा दिखेगा। अगर पूरा भर ही दोगे तो एक प्रकार से गोदाम जैसा लगेगा, वो अच्छा भी नहीं लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सभी दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप सभी के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। आपको बता दूं कि एक प्रकार से लगातार आपके लिए मेहनत करी जाती है, रात दिन मेहनत आप लोगों के लिए मैं करता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका है भाई, प्रश्न क्या है, सभी लोग देखिएगा। प्रश्न आपका है कि अनुपात के लिए प्रमुखता निम्न में से कौन सी रेखाओं का प्रयोग किया जाता है? वक्र व टेढ़ी रेखाओं का, आड़ी व तिरछी रेखाओं का, लंबी व समतल रेखाओं का, या टेढ़ी व लंबी रेखाओं का? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी लंबी और समतल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है अनुपात के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी लगा दीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न परीक्षा में छपेगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है कि रट के अनुसार डिजाइन का सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है? तो रट महोदय के अनुसार डिजाइन का सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है? समरूपता। ठीक है, बाकी अनुपात, संतुलन और बल, ये तीनों जो है सिद्धांत हैं, बाकी समरूपता नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अनुपात के किस तत्व का समावेश नहीं किया जाता? अनुपात में किस तत्व का समावेश नहीं किया जाता भाई? तो अनुपात में किसका जो है नहीं किया जाता है समावेश? तो अनुपात में खास करके जो है विल्सन का नहीं किया जाता है, विल्सन का समावेश नहीं किया जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते, फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, चले अगला प्रश्न, संतुलन डिजाइन का वह सिद्धांत है जो शांति व संतोष का भाव देता है, यह कथन किसका है? बताएं, रट महोदय का है, विल्सन का है, या स्टेला सुंदरराज का है, या क्रेग व रस का है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो संतुलन डिजाइन का वह सिद्धांत है जो शांति व संतोष का भाव देता है, यह कथन किसका है? यह कथन है क्रेग एंड रस का। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए भी और जानकारी के लिए भी। प्रश्न आपका आ चुका है, देखें एक मिनट। प्रश्न है कि जो है मध्यम रंग कितने प्रकार के होते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मध्यम रंग कितने प्रकार के होते हैं भाई? तो खास करके रंगों की अगर बात की जाए तो रंग जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। अच्छा, इसमें रंग जो होता है मौसम के आधार पर अगर देखें या मानसिक प्रभाव के आधार पर, मानसिक प्रभाव के हिसाब से अगर देखे जाए रंगों के बारे में, तो उसको दो भागों में बांटते हैं। एक तो उष्ण रंग यानी हॉट कलर, और एक होते हैं शीतल रंग जिसको आप एक प्रकार से क्या बोलते हैं, कूल कलर। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है, वैसे रंग कई प्रकार के होते हैं, जैसे पीला रंग, लाल रंग, नीला रंग, हरा, नारंगी, गुलाबी, बैगनी, सलेटी, भूरा, चॉकलेटी, कई प्रकार के होते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि जो मध्यम रंग होता है, ठीक है, मध्यम रंग कितने प्रकार के होते हैं? बढ़िया प्रश्न है, मध्यम रंगों के बारे में आप बताएं। अच्छा, प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो प्राथमिक रंग की बात की तीन प्राथमिक रंग है। पहला है लाल, दूसरा है नीला, तीसरा है पीला। ये एक प्रकार से तीन जो है प्राथमिक रंग है, और इन्हीं प्राथमिक रंगों से और रंग बनते, द्वितीयक रंग बनते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान, जैसे बैंगनी जो है, नीला, हरा, पीला, लाल, ये सब बाद में। ठीक है, लाल, पीला, नीला, ये प्राथमिक रंग है। मध्यम रंग कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न ये है आपका। तो मध्यम रंग की बात की जाए, मध्यम रंग जो होता है आपका वो 6 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आप देखेंगे सभी लोग, कमरे की रंग योजना, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कमरे की रंग योजना खास करके बताइए। कमरे की रंग योजना को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। 3 कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, एक कारक है जो प्रभावित नहीं करता है, वो है सिद्धांत। ठीक है, कमरे की रंग योजना को प्रभावित करता है कमरे का आकार, चित्रवृत्ति और फैशन, ये तीनों प्रभावित करते हैं, जबकि सिद्धांत नहीं प्रभावित करता। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, पिगमेंट रंग के सिद्धांत में मूल रंग नहीं है।
बताएं मूल रंग इनमें से कौन सा नहीं भाई, फटाफट से आप बताने का। जो पिगमेंट निरंग का सिद्धांत दिया था उसमें मूल रंग के बारे में जो बताया था उनमें से 3 में से कौन नहीं है, फटाफट से आप बताएंगे। बिल्कुल हरा नहीं है, बाकी आप देखें लाल पीला नीला, मैंने आपको बताया था प्राथमिक रंगों में यही शामिल है, मूल रंगों में तो लाल पीला नीला शामिल है, बाकी हरा नहीं शामिल है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्राथमिक रंग नहीं है इनमें से, बताएं प्राथमिक रंग कौन सा नहीं भाई, प्राथमिक रंग कौन सा नहीं इनमें से, तो हरा प्राथमिक रंग नहीं है, बाकी लाल पीला नीला ये प्राथमिक रंग है। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था शुरुआत में। यह प्रश्न देखिए, प्रश्न इस प्रकार भी आपसे पूछ सकता है, पिगमेंट रंग के सिद्धांत में मूल रंग नहीं तो भी हरा आपका नहीं है, लाल पीला नीला ही है। ठीक है, इसके अलावा प्राथमिक रंग में नहीं है तो आप बताएंगे हरा नहीं है, लाल पीला नीला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा। अगला प्रश्न आपका कि रंगों के प्रयोग में आवश्यक है संतुलन, अनुरूपता, लक्ष्य या अनुपात। करेक्ट आंसर क्या होगा, रंगों के प्रयोग में आवश्यक है, क्या आवश्यक है भाई रंगों के प्रयोग में, तो रंगों के प्रयोग में आवश्यक है लक्ष्य। ठीक है, लक्ष्य का होना परम आवश्यक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बढ़िया प्रश्न है, देखेंगे सभी लोग भाई। प्रश्न क्या है आपका, गृह सज्जा को लेकर के प्रश्न आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए भाई, बताएं। प्रश्न है, गृह सज्जा एक कला है, गृह सज्जा एक कला है, रचनात्मक या मतलब कि असंरचनात्मक। तो गृह सज्जा क्या है, एक कला है, कैसी कला है, तो गृह विज्ञान मतलब कि गृह सज्जा जो है एक रचनात्मक कला है, कैसी है, एक रचनात्मक कला है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं आपकी परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गृह सज्जा की उपयोगिता नहीं है, वस्तुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य लाभ में सहायक, आर्थिक क्षमता का ज्ञान या कलात्मक रुचि की अभिव्यक्ति। फटाफट से आप बताएंगे। निम्नलिखित में से गृह सज्जा माने होता है गृह की सजावट करना एक प्रकार से, उसी को गृह सज्जा बोलते हैं। गृह सज्जा के बारे में मैं आपको विस्तार से चर्चा कर दूंगा। गृह सज्जा के सिद्धांत भी बहुत सारे, जैसे कि सुंदरता होनी चाहिए, इसके अलावा आपको बता दूं कि सुंदरता के साथ साथ अभिव्यक्ति भी कुछ करना चाहिए। गृह सज्जा कोई देखे तो कमरे आपके कुछ कह रहे हो, ठीक है, यानी कि अभिव्यक्ति या वह गुण होता है जो एक घर को दूसरे घर से अलग बनाता है और घर में रहने वाले सदस्यों के व्यक्तिगत मतलब जो व्यक्तित्व होता है या पर्सनालिटी होती है उसको घर ही बयां कर देता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तीसरी बात होती है उपयोगिता। तो गृह सज्जा के 3 चीज़ें होती है। गृह सज्जा के साधन भी कई सारे, जैसे कि फर्नीचर वगैरह हो गया, पर्दे हो गए, दरी हो गया, कालीन हो गया, सीनरी वगैरह टांगने तो वो हो गया, ये सब गृह सज्जा की चीज़ें हैं। इसके अलावा गृह सज्जा को एक प्रकार से उसको ध्यान में रखते समय मतलब गृह सज्जा करते समय हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आर्थिक क्षमता का ज्ञान रखना चाहिए, कला के मौलिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, सजावट की शैली का ध्यान रखना चाहिए, सजावट की सामग्री को भी हमको ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। इसके अलावा सजावटी मतलब जो सजावट की सामग्रियां हैं उनका उचित चुनाव करना चाहिए। ठीक है, जैसे सोफ़ा, फर्नीचर, पर्दा, डिजाइन, इन सभी का ध्यान रखेंगे कैसा रहना चाहिए। और इसके अलावा व्यवस्था कहाँ पर क्या चीज़ें रखनी चाहिए। ठीक है, सोफ़ा कहाँ पर रखा चाहिए या बैठक या ड्राइंग रूम में क्या रखना चाहिए। तो वैसे सोफ़ा, तस्वीर, कलात्मक चीज़ें बैठक या फिर ड्राइंग रूम में रखना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और भी चीज़ें कई प्रकार की, ठीक है, टीवी वगैरह अपने शयन कक्ष में रखा जाता है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको चर्चा करूँगा, समझाऊँगा। ओके, प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, प्रश्न है कि गृह सज्जा की उपयोगिता नहीं है। गृह सज्जा की उपयोगिता इनमें से किसमें नहीं आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से गृह सज्जा की उपयोगिता नहीं है, तो कौन सी नहीं भाई, आर्थिक क्षमता का ज्ञान। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर। वस्तुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य लाभ में सहायक, कलात्मक रुचि में अभिव्यक्ति, ये सब होते हैं। अगला प्रश्न है, गृह सज्जा गृह सज्जा के कितने सिद्धांत हैं। तो गृह सज्जा कितने सिद्धांत हैं भाई, गृह सज्जा के अगर मैं बताऊं आपको, मैंने अभी भी बताया था, गृह सज्जा के मुख्य रूप से 3 सिद्धांत हैं। कौन कौन से 3 सिद्धांतों में नाम किसका आता है भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। गृह सज्जा कितने सिद्धांत हैं आपके, गृह सज्जा के आपके 3 सिद्धांत हैं। पहला तो आपका है क्या, पहला है सुंदरता। ठीक है, पहला क्या है भाई, पहला आपका सुंदरता।
दूसरा क्या है अभिव्यक्ति, और तीसरा क्या है उपयोगिता। ये 3 सिद्धांत होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। भाई प्रश्न क्या है, प्रश्न आपका दिया हुआ है, देखें। प्रश्न गृह सज्जा के साधन हैं, बताएं। फर्नीचर, पर्दे, दरी, कालीन। मैंने आपको बताया ये सभी, बिल्कुल सभी, ये सारे के सारे चीज़ें हैं। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गृह सज्जा में किसकी अभिव्यक्ति होती है, बताएं सभी लोग फटाफट से। गृह सज्जा में किसकी अभिव्यक्ति होती है, भावनाओं की भी और विचारों की भी। किसकी होती है, बिल्कुल भावना और विचारों दोनों की होती है। ऑप्शन नंबर इसका आ और बा दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखेंगे सभी लोग। चलें, प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित मतलब निम्न फर्नीचर हल्का और सुंदर होता है, लकड़ी का, धातु का, फाइबर ग्लास का या फिर बेंत का। फटाफट से आप बताने का प्रयास कीजिए। किसका मतलब फर्नीचर जो होता है हल्का और सुंदर होता है, तो किसका होता है भाई, बेंत का जो होता है वो फर्नीचर हल्का भी होता है और सुंदर भी होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका, लेमिनेट्स फर्नीचर निम्न में मतलब कि निम्न होते हैं, प्लास्टिक के, ग्लास के, लकड़ी के या धातु के। तो जो लेमिनेट्स फर्नीचर होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि फर्नीचर की व्यवस्था फर्नीचर के प्रभाव को बढ़ा देती है, अनुचित है या उचित है, या दोनों में से कोई नहीं, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका भाई, बिल्कुल उचित है। फर्नीचर की व्यवस्था फर्नीचर के प्रभाव को बढ़ा देती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, उचित, बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, ओके, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, गृह परिसज्जा का उद्देश्य क्या है, फटाफट से आप बताएंगे। गृह परिसज्जा का कई सारा उद्देश्य है। देखिए, पहला तो उद्देश्य होता है आराम प्रदान करना, दूसरा होता है सुरक्षा प्रदान करना, तीसरा उद्देश्य हो सकता है व्यक्तिगत विकास को प्रेरित करना, इसके अलावा अगला उद्देश्य हो सकता है भावों की अभिव्यक्ति करना। तो इनमें से क्या दिया हुआ है आप देखिएगा, गृह सज्जा का उद्देश्य है भावों की अभिव्यक्ति, बिल्कुल ठीक है। सुरक्षा प्रदान करना, बिल्कुल ठीक है। ये दोनों होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। गृह परिसज्जा के दोनों उद्देश्य होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी लगा दीजिएगा, आ और बा दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पर्दे कितने प्रकार के होते हैं, बताएं। तो पर्दे कितने प्रकार के होते हैं भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पर्दे जो होते कितने प्रकार के होते हैं, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो पर्दे मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं पर्दे भाई, मुख्य रूप से पर्दे जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया 3 प्रकार के, कौन कौन से। पहला पर्दा होता है केसमेंट के पर्दे। केसमेंट के पर्दे जो होते हैं ये काफ़ी बड़े होते हैं, और ख़ास करके केसमेंट अथवा केसमेंट का मतलब मोटे पारदर्शी कपड़े से बना हुआ एक प्रकार से जो पर्दा होता है। ये पर्दे बाहरी रोशनी को अंदर भी नहीं आने देते हैं, और ख़ास करके जो केसमेंट के पर्दे होते हैं अकेले अथवा बड़े पर्दों के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरे जो पर्दे होते हैं उसको कहते हैं कांच के ऊपर लगाए जाने वाले पर्दे, ग्लास, जिसको ग्लास वाले पर्दे कहते हैं, जिसके कांच के ऊपर हम लगाते हैं। इन पर्दों का आकार जो होता है छोटा होता है, और ख़ास करके ये केवल लकड़ी की जो खिड़की होती है उनको ढकने के लिए किया जाता है, जिस पर कांच लगा हुआ होता है। ये पारदर्शी अथवा अपारदर्शी कपड़े के बने हुए होते हैं, जैसे कि जालीदार पर्दे भी हो सकते हैं, वाइस व लेस भी हो सकते हैं, मतलब कि वाइस मतलब वाइल या लेस भी हो सकते हैं। छोटे कमरों में इस प्रकार के पर्दे बहुत ही हो जाते हैं। बड़े कमरों में आप देखते हैं इनके साथ बड़े ही पर्दे रहते हैं, और ख़ास करके ये ठीक तरीके से सज्जा के लिए इम्पोर्टेंट होता है, उपयोगी होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक होता है लंबे पर्दे, तीसरा होता है लंबे पर्दे। लंबे पर्दों की बात की जाए तो कमरे की साज सज्जा में बहुत सहायक होते हैं लंबे पर्दे, और बहुत अधिक मोटे व उत्तम किस्म के कपड़े के बने हुए होते हैं, जैसे साटन के, सूती कपड़ा का या मखमल का जो पर्दा होता है वो सब। तो पर्दे 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व में गुणवत्ता के लिए कहाँ की कालीनें प्रसिद्ध हैं। विश्व में एक प्रकार से कहाँ की कालीनें प्रसिद्ध हैं भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कहाँ की कालीनें प्रसिद्ध है सबसे ज़्यादा, फटाफट से आप बताने का प्रयास। ईरान, भारत, जापान या अमेरिका। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका सी। विश्व में गुणवत्ता के लिए विश्व में गुणवत्ता के लिए कहाँ की कालीनें प्रसिद्ध है। तो कालीन जो प्रसिद्ध है वो कहाँ की प्रसिद्ध है भाई, वो प्रसिद्ध है आपकी ईरान की, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका
ई करेक्ट आंसर हो जाएगा ईरान के। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चले, हाँ, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। लाइनोलियम घर की सजावट के किस काम में उपयोग किया जाता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। लाइनोलियम जो होता है, या खास करके सरेस या फिर कार्क या असली मतलब जो अलसी का तेल होता है और लकड़ी के बारीक बुरादे होते हैं, उनको मिला करके तैयार किया जाता है, उसी को बोलते हैं लाइनोलियम। और ख़ास करके इसके कई प्रकार के रंग व डिजाइन मिलते हैं लाइनोलियम के, और कमरे की संपूर्ण फर्श को ढकने के लिए इसका उपयोग अधिकतर किया जाता है लोगों के द्वारा, क्योंकि इसके छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं चलने फिरने से किनारों से फट जाते हैं, और बरामदे में, रसोई घर में, स्नान गृह में ये सब एक प्रकार से उचित होता है। सूखे एवं गीले कपड़े से पोंछने से साफ भी किया जा सकता है इसको, और ग्रीष्म ऋतु के लिए सबसे ज़्यादा उचित होता है लाइनोलियम। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दरी कालीन का टाइप ही है। इसके अलावा होता है शीतल पाटी, एक दरी होता है, चटाई होता है। तो इसी प्रकार से लाइनोलियम भी होता है, बिछाने का होता है फर्श पर। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि लाइनोलियम मतलब कि लाइनोलियम घर की सजावट के किस काम में उपयोग में आता है? तो ये फर्श के ढकने के लिए काम आता है। ऑप्शन नंबर इसका सी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, किस शहर की दरी अत्यधिक प्रसिद्ध है? हरियाणा की, जयपुर की, अम्बाला की, आगरा की? तो दरी जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है भारत में, वो प्रसिद्ध है आगरे की दरी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। चले, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न आपका है कि प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत है, प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत है बल्ब, मरकरी, लाइट, सूर्य या सीएफएल। तो प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत क्या है भाई? सूर्य। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, जो है फ्लोरेसेंट ट्यूब, फ्लोरेसेंस ट्यूब हो देते हैं मितव्ययिता, सुंदरता या आंखों को आराम, या उपरोक्त सभी ठीक हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी ठीक हैं। सुंदरता भी देते हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब, मितव्ययिता यानी कम खर्चीला भी है, और आंखों को आराम भी देता है। ठीक है, ये प्रकाश के लिए उपयोग किया जाता है। खास करके क्या बोलते हैं इसको, जो है फ्लोरेसेंट ट्यूब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे। प्रकाश ऊर्जा का वह स्वरूप है जो दृष्टि को संभव बनाता मतलब कि बनता है। बताएं फटाफट, दृष्टि को संभव बनाता है। फटाफट से आप बताइए, ये कथन मतलब किसका है, या सिद्धांत किसका है? ये सिद्धांत है पीट, पिकेट और आर्नोल्ड का। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानते हैं। 1 मिनट प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानते हैं भाई। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, चित्र किसी भी कमरे की किस भाग की सुंदरता को बढ़ाते हैं? जो चित्र होते हैं वो किस भाग की सुंदरता को बढ़ाते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। चित्र जो होते हैं वो कमरे की किस भाग की सुंदरता को बढ़ाते हैं भाई? तो कोई भी चित्र जो होता है वो कमरे की दीवारों का खास करके सुंदरता बढ़ाता है। चित्र कहाँ पर आप लगाते हैं? फर्श पर थोड़ी लगाते हैं, आप दीवारों पर लगाते हैं, तो कमरे की दीवारों की सुंदरता को बढ़ाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, गृह सज्जा में सजीवता तथा सरलता लाने का कौन कार्य करती है? बताएं। मछलियाँ, नकली पौधे, या दर्पण, या कोई अन्य? फटाफट से आप बताएंगे। गृह सज्जा में, घर की सजावट में सजातीयता और सरलता लाने का कौन कार्य करती हैं? बताएं। तो कौन कार्य करती हैं? मछलियाँ काम करती हैं। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। एक्वेरियम में बहुत सारे लोग घर में रखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उपसाधनों के चुनाव के निम्न मतलब कि निर्धारक तत्व होते हैं। बताएं। उपसाधनों के चुनाव के निम्न निर्धारक तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है अभिव्यक्ति, बी दिया है रेखा और आकार, सी दिया है रंग, और डी दिया ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, होते हैं जहाँ पर भी मिले आपको ऑप्शन नंबर डी ही लग जाता है।
अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, पुष्प सज्जा में सबसे पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पुष्प सज्जा, फूल की सजावट में। तो फूल सजावट में सबसे पहले हमको क्या ध्यान रखना चाहिए भाई? सबसे पहली बात होती है इसमें संतुलन। पुष्प सजावट में संतुलन का होना परम आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सी पुष्प व्यवस्था परंपरागत व पूर्व देशीय शैली का मिश्रित रूप है? फटाफट से आप बताएंगे। कौन सी पुष्प व्यवस्था परंपरागत व पूर्व देशीय शैली का मिश्रित रूप है? विदेशी शैली, आधुनिक शैली, परंपरागत शैली या फिर ये सभी? तो जो आधुनिक शैली है यही ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आधुनिक शैली पुष्प व्यवस्था परंपरागत व पूर्व देशीय शैली का मिश्रित रूप है आधुनिक शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि पुष्प व्यवस्थित करने से आनंद की प्राप्ति होती है तथा पुष्प व्यवस्था पूर्व होने पर क्या होता है? पुष्प व्यवस्था पूर्व होने पर, एक मिनट, पुष्प व्यवस्था पूर्ण होने पर संतोष प्राप्त होता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? पुष्प व्यवस्थित करने से आनंद की प्राप्ति होती है तथा पुष्प व्यवस्था पूर्व होने पर संतोष प्राप्त होता है। यह कथन किसका है भाई? यह कथन है फ्लोरेंस महोदय का। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा। इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर डी मतलब सी ऑप्शन होगा फ्लोरेंस। तो इस प्रकार से आप लोगों ने जो है जो मतलब कि आपका भाग 1 था आवास। अच्छा, किसी किसी विश्वविद्यालय में, जैसे मैं बताऊं आपको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में तो सारे मतलब कि एक ही पेपर में सारा हो जाता है, आवास एवं सतत शिक्षा। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल में भी यही हो जाएगा आपका, हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन एक ही पेपर होगा। और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का भी एक ही पेपर होगा। छत्रपति साहू जी महाराज का भी एक ही पेपर होगा। CCSU का एक ही पेपर होगा। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का भी एक ही पेपर होगा। इसी प्रकार से इलाहाबाद विश्वविद्यालय का भी एक ही पेपर होगा। ठीक है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वगैरह का भी एक ही पेपर होगा। भीमराव अम्बेडकर का एक ही पेपर होगा। मतलब इसी BU झांसी का एक पेपर होगा। लेकिन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का 2 पेपर और लखनऊ विश्वविद्यालय के 2 पेपर होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आवास और शिक्षा, मतलब आवास वाला जो पोर्शन है वो पेपर 1 में आपको पढ़ना होता है और पेपर 2 में आपको सतत शिक्षा पढ़ने को मतलब कि दिया जाएगा। तो एक प्रकार से पेपर 1 और पेपर 2 इस प्रकार से। तो उनके लिए खास करके पेपर 1 की वीडियो यही वीडियो हो जाएगी पूरी, और बाकी विश्वविद्यालयों के लिए पार्ट 1 है, यानी जिसमें हमने आवास के बारे में, इसमें इस वीडियो के माध्यम से हमने केवल आवास से रिलेटेड, यानी जितने भी आवास से रिलेटेड प्रश्न थे उसको हमने चर्चा कर लिया। और जो अगली वीडियो आपकी आएगी मॉडल पेपर की, उसमें हम चर्चा करेंगे सतत शिक्षा के बारे में। ठीक है, तो 2 मॉडल पेपर आप जरूर देख लीजिएगा, इनसे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो ठीक है, दूसरा जो आपका वीडियो आएगा वो सतत शिक्षा को लेकर के आएगा, एक्सटेंशन एजुकेशन वाला, तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसमें हम चर्चा करेंगे उससे बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। और उसके बाद में फिर मैं आपको जो प्रयोगात्मक कार्य होता है, प्रैक्टिकल कार्य को लेकर के कुछ चीज़ें होती हैं, उसके बारे में बता दूंगा कि किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत सारे प्रश्नों पर हमने चर्चा करी है। एक बार सभी अच्छा, इसकी जो PDF होगी, ये PDF मैं सेंड कर दूंगा कहाँ पर? तो आप सभी लोग मेरा एप्लीकेशन जो है, शुक्ला स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन है खुद का, मेरा ही जो है आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो आप प्ले स्टोर पर शुक्ला स्टडी पॉइंट सर्च करिएगा, तो वहाँ पर आप क्या PDF जो है वहाँ पर मैं सेंड कर दूंगा। इन सभी की PDF आने वाले समय में कुछ दिनों में मैं सेंड कर दूंगा। लगभग लगेंगे 10-12 दिन लगेंगे मुझे व्यवस्थित करने में। तो आप लोग PDF मतलब कि हमारे जो है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन को, वहाँ पर मैं PDF सेंड कर दूंगा। और अगर आप उसको डाउनलोड करे रहेंगे तो आपको भविष्य में बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी और अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी आगे भी कर सकेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।